हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवम। आप देख रहे हैं सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, सर्वेइंग एंड जियोमेट्रिक सब्जेक्ट अपन कवर कर रहे थे। इसमें यूनिट 1 पार्ट 1, 2 एंड 3 अपन का ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज अपन पार्ट 4 की तरफ बढ़ेंगे। ये यूनिट थोड़ी लेंदी है, इसलिए इसके पार्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे कर्वेचर करेक्शन क्या होता है एंड रिफ्रैक्शन करेक्शन क्या होता है एंड बाकी और भी चीज़ें पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कर्वेचर करेक्शन क्या होता है। कर्वेचर करेक्शन होता है द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लाइन एंड द लेवल लाइन रिप्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन हो गई। मैं इसको हिंदी में बताता हूँ। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लाइन एंड द लेवल लाइन रिप्रेजेंटेड। अब देखिए, ये वर्टिकल लाइन है, इसमें आप देख सकते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक लेवल लाइन है। मैंने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करा है कर्वेचर करेक्शन का। यहाँ आप देख सकते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक लेवल लाइन है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये वाला, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है, इसको अपन बोलते हैं कर्वेचर करेक्शन। ठीक है, इसी से अपना कर्वेचर करेक्शन निकलता है। मैं इसके भी आगे डेरिवेशन कराऊंगा आपको। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं इसमें लेवल सरफेस क्या होता है। लेवल सरफेस, लाइन लेवल सरफेस भी बोल सकते हैं, लेवल सरफेस भी बोल सकते हैं। A level line surface is defined as a curved surface with which at each point is perpendicular to the direction of gravity। इसमें जितने ही पॉइंट होते हैं सब परपेंडिकुलर होते हैं। आप देख रहे हैं, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी ये परपेंडिकुलर, सब कुछ इसमें जितने भी डिस्टेंस रहते हैं सब परपेंडिकुलर लेते हैं। ठीक है, लेवल लाइन, अ लेवल लाइन इज अ लाइन लाइंग इन अ लेवल सरफेस। लेवल के सरफेस पे जो भी लाइन लाई करेगी उसे अपन लेवल लाइन बोलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं लाइन है और ये लेवल लाइन है, इसके सरफेस पे जो आई लाइन लाई कर रही है तो अपन इसको लेवल लाइन बोल रहे हैं। ठीक है, इसकी एक और डेफिनेशन होती है, स्टाफ रीडिंग आर टेकन कॉरस्पॉन्डिंग टू द हॉरिजॉन्टल लाइन। डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लेवल लाइन इज कॉल्ड अ करेक्शन ड्यू टू द कर्वेचर। ठीक है, जो करेक्शन होता है वो ड्यू टू द कर्वेचर होता है और वो स्टाफ रीडिंग के वजह से होता है, टेकिंग कॉरस्पॉन्डिंग टू द हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन, डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लेवल लाइन। उसका मतलब वही हो गया, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन और लेवल लाइन के बीच में डिफरेंस आएगा उसको अपन क्या बोलते हैं, कर्वेचर करेक्शन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसकी डेरिवेशन में आपको पढ़ा। ये देखिए, चलिए अपन डेरिवेशन पे आ गए हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना लिया है। अब आप ऐसा समझ सकते हैं, ये आपकी लेवल लाइन है, ये नीचे का पॉइंट जीरो। लेवल लाइन से जो आपकी डिस्टेंस है स्टाफ की है, स्टाफ रीडिंग निकाल डिस्टेंस की। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ये आपका रखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट से ये लेवल लाइन, लेवल सरफेस लाइन से लेके आपके ऊपर इंस्ट्रूमेंट तक की जो डिस्टेंस है, जीरो से ए तक की। और उसके बाद जो आपने लेवल लाइन निकाली थी और एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाली थी, वो ये दोनों हैं, सी एंड बी। ठीक है, अब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को अपन सी मान लेते हैं। ठीक है, स्मॉल सी मान लेते हैं। और ए से सी तक के डिस्टेंस अपन स्मॉल डी मान लेते हैं। और जीरो से ए तक के आप जानते हैं रेडियस लेंगे अपन। ये एक अपना जो अपना आप जानते हैं जो अर्थ है वो सराउंड है, गोल है, स्पेरिकल है। इसलिए जितना भी अपन यहाँ से जब अपन लेवल सरफेस से, लेवल सरफेस लाइन से अपन लोग कोई भी इंस्ट्रूमेंट तक की रीडिंग लेंगे और इंस्ट्रूमेंट से लेवल लाइन की रीडिंग लेंगे तो वो दोनों चीज़ रेडियस में काउंट होती हैं, तो अपन इसलिए रेडियस मानेंगे दोनों साइड। ठीक है, अब अपन ने पहला एक ट्राइंगल ले लिया, ओ सी स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर इज प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। एक सेकेंड। हाँ, तो जैसे कि अपन ने एक ट्राइंगल ले लिया, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर, ओ सी, ठीक है, और ओ ए एंड ए सी। जब अपना पूरा एक ट्राइंगल अपन ने ले लिया, ठीक है, जब आप देख सकते हैं पूरा ट्राइंगल बन रहा है, ये अपन ने पूरा एक ट्राइंगल ले लिया है, ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब अपन ओ सी स्क्वायर को ओ बी प्लस बी सी लिख सकते हैं। देखिए आप लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। ओ बी आप देख सकते हैं, ओ बी प्लस बी सी। अब अपन को पूरी डिस्टेंस अपन ने ली है, ओ सी ली है, तो अपन ओ सी को ओ बी प्लस बी सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या करा, ओ सी को ओ बी प्लस बी सी लिख लिया। ओ बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर प्लस ओ ए, आप देखते हैं कितना है, ओ ए कितना है अपना, आर है, आर अपन ने यहाँ लिख दिया, अपन ने आर लिख दिया। और ए सी को अपन ने ए सी लिखा रहने दिया। ठीक है, ए सी को अपन आगे डी लिख देंगे, आप अभी भी डी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा आगे चल के डी लिखा है।
ठीक है। अब ओ बी को आप देख सकते हैं, ओ बी को अपन ने आर माना था, रेडियस ली थी, तो अपन ने आर लिख दिया। बी सी, बी से आप देख सकते हैं जो बी से लेके सी तक की डिस्टेंस है, अपन ने उसको स्मॉल सी माना हुआ था, अपन ने स्मॉल सी यहाँ पर लिख दिया। इसका होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। यहाँ पर सी जो है वो आपका कर्वेचर करेक्शन है और आप आर आपका रेडियस है, ठीक है। और जो जिस सी अपन ने स्मॉल सी लिया हुआ है वो उस कर्वेचर करेक्शन है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्मॉल सी, स्मॉल सी मार्कर से लिख देता हूँ, स्मॉल सी इक्वल टू कर्वेचर करेक्शन, ठीक है, ठीक है। और आर अपना रेडियस है, सी अपन को फाइंड करना है, और जो स्मॉल डी है वो अपन ने डिस्टेंस लिया है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट टू पॉइंट सी, या आप इसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन ने पीछे देखा था, अपन हॉरिजॉन्टल लाइन बोले थे इसको, अपन इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोल सकते हैं, ठीक है। तो अपन क्या तक आ गए थे, अपन ने यहाँ पर आर स्क्वायर ले लिया था प्लस ए सी स्क्वायर। अब अपन इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो अपन आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू आर सी लिख सकते हैं। आर स्क्वायर को आर स्क्वायर रख देंगे, ए सी स्क्वायर को अपन डी लिख सकते हैं, तो अपन ने यहाँ पर डी लिख दिया। अब ये वाले आर को अपन इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या, सी स्क्वायर प्लस टू सी आर इजल टू डी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से सी स्क्वायर प्लस टू सी आर में से सी अपन ने कॉमन ले लिया जो अपना कर्वेचर करेक्शन है। ब्रैकेट में सी प्लस टू आर बचा है इजल टू डी स्क्वायर। उसके बाद अपन सी को अपन यहाँ ही रहने देंगे, जिस सी प्लस टू आर को अपन नीचे ले जाएंगे तो अपना एक कर्वेचर करेक्शन निकल आएगा। यही अपना एक फॉर्मूला है कर्वेचर करेक्शन को निकालने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला और होता है, हाँ, तो अपन एक काम करते हैं, इसमें अपन जो एक और फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताता हूँ, सी इजल टू डी स्क्वायर अपॉन टू आर, ठीक है। जिसमें अपना डी आप जानते हैं डिस्टेंस होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और आर रेडियस होता है, तो सी इजल टू डी स्क्वायर अपॉन टू आर, ठीक है। और अपनी जो सी होती है वो एक बहुत ही छोटी वैल्यू होती है एज कंपेरिजन टू अर्थ रेडियस। तो अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में अगर अपन देखा जाए तो सी अपनी बहुत छोटी वैल्यू होती है, तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं सी इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू एज कंपेयर टू अर्थ रेडियस। अर्थ रेडियस अपन एक कांस्टेंट ले लेते हैं 6370 किलोमीटर, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है अर्थ रेडियस की, ठीक है, ये आप ले सकते हैं। और सी की जो वैल्यू होती है वो अपन लेते हैं 0.07849 डी स्क्वायर। जब अपन इसमें रेडियस पुट करते हैं तो अपनी सी की वैल्यू इतनी आ जाती है। जब अपन इस वाले फॉर्मूले में आर की वैल्यू पुट करेंगे तो अपनी सी क्या आ जाएगी, 0.07849 डी स्क्वायर, ठीक है। आप समझ गए होंगे इतना। अब अपन आ जाते हैं रिफ्रैक्शन करेक्शन पे। रिफ्रैक्शन करेक्शन देख सकते हैं आप, जे रिफ्रैक्शन करेक्शन, जो रिफ्रैक्शन करेक्शन होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, देखिए, इट अकर्स व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू अ लेयर ऑफ एयर ऑफ अ different densities due to which a line of sight is reflected down towards the surface of the earth, ठीक है। आप ये आपने देखा होगा, ये आपका जो आपने देखा होगा शिप्स वगैरह को सिग्नल देने के लिए यूज होता है। जैसे आपने शिप्स देखे होंगे, शिप्स के लिए एक हाई लाइटिंग टावर बना रहता है, वहाँ से शिप्स को सिग्नल्स मिलते हैं, या कोई भी उनको सिग्नल देना होता है कि आपको इधर को मूव जाना है, उधर को मूव जाना है, सिग्नल दिए जाते हैं, एक लाइटिंग टावर होता है उधर से। तो वही ये होता है रिफ्लेक्शन करेक्शन, उसी इसी का इस्तेमाल करते हैं अपन लाइट ऑफ टावर में, ठीक है, यही होता है। अब इसका आगे देख लेते हैं। इसमें अपन क्या करते हैं, जो अपना सी आर रहता है, जो कर्वेचर करेक्शन रहता है, कर्वेचर नहीं, रिफ्रैक्शन कर्वेचर करेक्शन रहता है, उसको अपन 1/7 इजल टू सी मान लेते हैं। जो कर्वेचर करेक्शन है उसके 1/7 को अपन रिफ्रैक्शन करेक्शन मान लेते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, सी आर बराबर 1/7 इक्वल टू सी की जगह पे अपन कौन सी वैल्यू रख देंगे, जो अपन ने निकाली थी यहाँ पर, डी स्क्वायर अपॉन टू आर। तो ये हो जाएगा आपका रिफ्रैक्शन करेक्शन का फॉर्मूला,
ठीक है। अब इसमें अपन एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके सब्जेक्ट में पहले आ चुके हैं एग्जाम। चलिए जैसे कि अपन न्यूमेरिकल पे आ चुके हैं, पहले न्यूमेरिकल को रीड कर लेते हैं। द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर इज 7.5 मीटर above a sea level and he was able to see a lighthouse 50 meter high at above the horizontal. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द लाइट हाउस। अपन को दो डिस्टेंस फाइंड करनी है, एक डिस्टेंस करनी है ऑब्जर्वर की, एक लाइट हाउस की, दोनों के बीच का डिस्टेंस अपन को फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। देखिए जैसे अपन ने एक सॉल्यूशन, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर अपन ने कर्व बना लिया है ये अपन ने एक कर्व बना लिया। इस कर्व में ठीक है, एक कर्व बना लिए, दो डिस्टेंस ले लेंगे अपन, एक d1 एक d2। वो करता हूँ आपको क्लियर दिख रहा होगा। एक अपन मान लेते हैं ऑब्जर्वर, ठीक है। एक साइड अपन मान लेते हैं लाइट हाउस, ठीक है। एक साइड अपन ने ऑब्जर्वर मान लिया, एक साइड लाइट हाउस मान लिया। अपने ऑब्जर्वर की जो हाइट है वो 7.5 है। ऑब्जर्वर की जो आई है जहाँ से वो देख रहा है वो अपन ने 7.5 मान लिया, और लाइट हाउस के अपन ने मान ली 50 मीटर, जो इधर पे गिवन है। द लाइट हाउस 50 मीटर हाई जस्ट अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अपन ने 50 मीटर हाइट मान ली। तो जो अपना डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? d इक्वल टू d1 प्लस d2। आप पूछेंगे d का फॉर्मूला क्या होता है, तो d का फॉर्मूला होता है d इक्वल टू अंडर रूट, जो भी अपन ने पहले अपन को हाइट मिली है h1 अपॉन, और जे एक कांस्टेंट वैल्यू होती है 0.0673 अंडर रूट में पूरी रहती है, और अंडर रूट h2 अपॉन 0.0673। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू रहती है। ये मैं आपको बताना भूल गई कैसे निकलती है, मैं आपको एक सेकंड बताता हूँ। यहाँ पर मैं एक कॉलम देता हूँ। इसको अपन बोलते हैं कंबाइंड करेक्शन। कंबाइंड करेक्शन क्या होता है? कर्वेचर करेक्शन, रिफ्रैक्शन करेक्शन का दो का कॉम्बिनेशन होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? कंबाइंड करेक्शन। ठीक है, कंबाइंड करेक्शन कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले अपन दोनों की वैल्यू लिख, जो अपन ने दोनों वो निकाले थे फॉर्मूले, वो लिख लेते हैं। सी सी इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 2r, जो आपका कर्वेचर करेक्शन का फॉर्मूला था, और 1/7 डी स्क्वायर अपॉन 2r, जो अपना काय का फॉर्मूला था? रिफ्रैक्शन करेक्शन का। ये अपना दोनों हो गया। अब दोनों को जब अपन सॉल्व करेंगे तो 6/7 डी स्क्वायर अपॉन 2r आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब अपन क्या करेंगे, इसकी जगह पे r की वैल्यू रख देंगे। r की वैल्यू मैं आपको पीछे बता चुका हूँ क्या होती है, कांस्टेंट रहती है r की वैल्यू हमेशा। r की वैल्यू अपन लोग ले लेते हैं 6370 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर। तो अपनी सी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब अपन सॉल्व कर लेंगे? तो 0.06728 डी स्क्वायर। ठीक, ये अपनी आ जाती है सी सी की वैल्यू। तो ऐसे यहाँ पर अपन सी सी की वैल्यू रख देंगे 0.0673। अपन ने राउंड ऑफ कर लिया इसको। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं मार्कर से लिख देता हूँ। प्लस h2 0.0673। ठीक है, अब इधर पे अपन h1 की वैल्यू लिख देंगे। h1 की वैल्यू कितनी थी अपनी? 7.5 अपॉन 0.0673 प्लस अंडर रूट 50 अपॉन 0.0673। तो अपना d कितना आ जाएगा? 10.55 प्लस 27.25। तो अपने डी की वैल्यू हो जाएगी 37.80 किलोमीटर।
ये अपना आ गया डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड ऑब्जर्वर। ठीक है, ऐसे अपन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, देख सकते हैं आप। एन ऑब्जर्वर ऑफ अ डेक sees a lighthouse which is 40 meter above the sea level. The position of the observer eyes is 6.50. ये 6.50 है कि 650 है, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। 6.50 है ये, 6.50 अबव सी लेवल। डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ अ लाइट हाउस फ्रॉम द ऑब्जर्वर। लाइट हाउस के ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस अपन को निकालना है। डायग्राम यही से सेम बनेगा, मैं डायग्राम नहीं बनाता हूँ, आपको डायरेक्ट सॉल्व करके बताता हूँ मैं। डी इज इक्वल टू D1 प्लस D2 अपन लेंगे, ठीक है। अंडर रूट H1 कितना है अपना, यहाँ पर आप देख सकते हैं H1 अपना है 40 मीटर, तो 40 अपॉन 0.0673 प्लस अंडर रूट 6.50 0.0673। तो अपना D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने D की वैल्यू आ जाएगी पहले अपना आएगा, इसका सॉल्व करेंगे अपन, इसका सॉल्व करना है 9.83 प्लस 24.38, तो अपने D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34.21 किलोमीटर, ये अपनी D की वैल्यू है। ठीक है, होप करता हूँ आप इतना समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो अब अपन आ गए लेवलिंग पे। अब आप ये सोचें कि आप लोग ने इतना बड़ा यूनिट कवर कर लिया और लेवलिंग अपन अभी पढ़ रहे हैं। लेवलिंग में अभी इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको इतने बाद में, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ न्यूमेरिकल हैं लेवलिंग के। लेवलिंग के दो मेथड होते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड राइज एंड फॉल मेथड। इसके कुछ न्यूमेरिकल हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं, इसलिए मैंने सोचा था इसको थोड़ा आगे ले जाए कवर करेंगे, जैसे कि आपका धीरे धीरे करके इंटरेस्ट बढ़े। ठीक है, अब अपन लेवलिंग जान लेते हैं क्या होता है। लेवलिंग द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द हाइट ऑफ वन लेवल रिलेटेड टू द अनदर लेवल। ये तो आपको पता ही होगा लेवलिंग क्या होता है, किसी भी हाइट, किसी भी डिटरमाइन द हाइट ऑफ वन लेवल, किसी भी चीज़ की एक लेवल से दूसरे लेवल तक की हाइट निकालने को अपन लेवलिंग कहते हैं। अब इसके दो मेथड होते हैं, कॉलमिनेशन और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। कॉलमिनेशन भी बोलते हैं इसको और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, और एक होता है राइज एंड फॉल मेथड। ठीक है, अब अपन कॉलमिनेशन और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में क्या करते हैं, होता है लेस टीडियस मोर रैपिड एंड सिंपल मेथड। जो जल्दी हो जाता है, वैल्यू करेक्ट देता है और सिंपल मेथड है। और इसी की जगह पे अपन राइज एंड फॉल करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। दिस मेथड इज मोर टेडियस, जो हो जाता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड। इसमें लेस नंबर ऑफ कैलकुलेशन होती है, जो अपना हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है जो, लेकिन राइज एंड फॉल होता है उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। इसके लेस एक्यूरेट होता है, जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड होता है ये मोर एक्यूरेट होता है। ठीक है, ऐसे जो अपना हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें जो एरर आते हैं रिड्यूस लेवल पे, द एरर इन कैलकुलेशन ऑफ रिड्यूस लेवल ऑफ एनी पॉइंट इज नॉट कैरीड फॉरवर्ड। जो भी इसमें एरर आता है वो अपन कैरी नहीं करते हैं आगे, लेकिन जो इसमें एरर आता है वो अपन कैरी करते हैं आगे, कैलकुलेट करते हैं। इसमें निगलेक्ट कर देते हैं, इसमें नहीं करते हैं। और फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है। जब अपन लास्ट में पूरा टेबल बना के जब इसको न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे तो अपन को चेक करना पड़ेगा अपना न्यूमेरिकल सही है कि नहीं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, बैक साइड माइनस फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट रिड्यूस लेवल माइनस फर्स्ट रिड्यूस लेवल। तो अपन जब इन दोनों को माइनस और इन दोनों को माइनस करेंगे, दोनों वैल्यू इक्वल आना चाहिए, तो आपका इसका मतलब न्यूमेरिकल पूरा सही है। ऐसे इसमें भी है, इसमें भी अगर आप बैक साइड और फोर साइड को माइनस करेंगे और इक्वल टू में लास्ट रिड्यूस लेवल माइनस फर्स्ट रिड्यूस लेवल को लेंगे, अगर दोनों इक्वल आते हैं तो आपका न्यूमेरिकल बिल्कुल करेक्ट है, वरना आपके न्यूमेरिकल में कुछ गलती है। ठीक है, अब चलिए न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अपन न्यूमेरिकल पे आ गए हैं, न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या है, द फॉलोइंग रीडिंग वर टेकन, कैलकुलेट द रिड्यूस लेवल ऑफ अ पॉइंट बाय अ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड and the instrument was shifted after the third and the sixth reading. The reduced level is for of the first point is 132। ठीक है, 132 है तो आपने पढ़ लिया। अब इधर पे कुछ रीडिंग्स अपन गिवन है 2.215, 1.605 एंड क्या 0.985, 2.080, 2.755, 1.255, 0.605 और ऐसे ही आगे अपन को और रीडिंग्स गिवन है। अब अपन पे सबसे पहले अपन को यहाँ पर एक टेबल बनाने ली है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक टेबल ड्रॉ कर ली है, जिसमें मैंने सीरियल नंबर, स्टेशन, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड,
हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड रेड्यूस लेवल। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप देखिए, जैसे कि यहाँ पर अपन ने एक बेस ले लिया जो थोड़ा सा यहाँ से रिलेटेड है, थोड़ा सा। अब यहाँ पर अपनी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हाइट रख मतलब इंस्ट्रूमेंट रख दिया, ठीक है। अब जो आप इसके आगे एक रेंजिंग रॉड गाड़ेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, फोर्थ साइड। इसकी जो अपन पीछे गाड़ेंगे रेंजिंग रॉड उसको बोलेंगे बैक साइड। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में कोई एंडुलेटेड स्पेस आ रहा है, ठीक है, कोई एंडुलेटेड जगह आ रही है, तो उसकी रीडिंग निकालने के लिए अपन को एक इंटरमीडिएट साइड लेना पड़ता है जो फोर साइड और इंस्ट्रूमेंट का जो इंस्ट्रूमेंट रखा रहता है उसके बीच में रखा जाता है इंटरमीडिएट साइड। इतना आप समझ गए होंगे। इंटरमीडिएट साइड उन दोनों के बीच में लिया जाता है, फोर साइड और इंस्ट्रूमेंट के बीच में इंटरमीडिएट साइड लिया जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, जैसे कि अपन लोग ले रहे हैं, डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, अपन ने पूरी डिस्टेंस इतनी निकाली। अब यहाँ पर आपको एंडुलेटेड दिख रहा, तो अपन क्या करेंगे, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसकी उसको अपन को उठा के दोबारा शिफ्ट करना पड़ेगा इधर पे, ठीक है। जब अपन फिर इंस्ट्रूमेंट अपना आगे शिफ्ट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जी कहलाएगा आपका बैक साइड। और आप आगे जो डिस्टेंस निकालेंगे वो रहेगा फोर साइड, और इन दोनों के जो बीच में कहलाएगा वो कहलाएगा इंटरमीडिएट साइड, ठीक है। वो करता हूँ, इतना आप समझ गए होंगे। अब आपको न्यूमेरिकल बताता हूँ, ठीक है। अब आप पढ़िए न्यूमेरिकल, फिर से ध्यान से पढ़िए। द फॉलोइंग रीडिंग वर टेकन, कैलकुलेट द रिड्यूस लेवल ऑफ अ पॉइंट ऑफ एच आई मेथड, ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, एंड द इंस्ट्रूमेंट वर शिफ्टेड आफ्टर द थर्ड एंड द सिक्स्थ रीडिंग, द रिड्यूस लेवल इज द फर्स्ट पॉइंट 132.385। सबसे पहले अपन सीरियल नंबर डाल देते हैं, ठीक है। अब कितनी रीडिंग है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा रीडिंग छोड़िए, रीडिंग से नहीं डालते हैं, ऐसे डाल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने इधर पे 8 लाइन ड्रॉ करी है, बाकी अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो अपन कर लेंगे। सबसे पहले अपना स्टेशन कौन सा है, सबसे पहले अपना स्टेशन फर्स्ट स्टेशन है, फर्स्ट स्टेशन है, ठीक है। इसमें अपन जो सबसे पहली रीडिंग लेंगे, जो सबसे पहली रीडिंग अपन को गिवन रहती है ये, वो हमेशा हमेशा कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल करें, राइज एंड फॉल का करें या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का करें, जो सबसे पहली रीडिंग होती है वो आपके आती है बैक साइड में, हमेशा याद रखिएगा, वो हमेशा बैक साइड में आती है। और रिड्यूस लेवल पहले वाले का अपन गिवन है, कितना गिवन है, 132.385, ठीक है। अपन को पहला रिड्यूस लेवल गिवन है तो अपन ने लिख लिया। अपन इसका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट रिड्यूस लेवल अपन को गिवन है, बैक साइड अपन को गिवन है। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालेंगे अपन, हमेशा याद रखिए जब भी अपन को बैक साइड गिवन है और रिड्यूस लेवल गिवन है तो अपन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है ये निकालने के लिए अपन रिड्यूस लेवल और बैक साइड को प्लस कर देंगे। तो अपना कितना गिवन है, 132.385 प्लस 2.215, तो अपना कितना आ जाएगा 134.6। तो 134.6 ये अपना हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पहले वाले के लिए आ गया, ठीक है। पहले वाले के लिए आ गया अपना हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब अपन क्या करेंगे, जो अपनी सेकंड रीडिंग है, अपन को क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करना है थर्ड रीडिंग पे और सिक्स रीडिंग पे। उससे पहले अपन को इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करना नहीं है, तो अपनी सेकंड रीडिंग कहाँ आएगी, आप लोग बताइए। सेकंड रीडिंग आएगी अपनी इंटरमीडिएट साइड पे। और जो हमेशा जैसे अपन को थर्ड पे शिफ्ट करना है तो थर्ड जो रीडिंग आएगी वो अपनी फोर साइड में आएगी। जो फर्स्ट रीडिंग जब भी अपन हमेशा लेते हैं वो बैक साइड में आती है, और जो अपन इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करते हैं उससे पहले की जो रीडिंग रहती है वो हमेशा अपनी फोर साइड में आती है, ठीक है। समझ गए होंगे इतना। अपनी जो सेकंड रीडिंग है वो अपन कितने लेंगे, इंटरमीडिएट साइड में 605। और अपना हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेम रहेगा क्योंकि अपन ने अभी अपन ने इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट नहीं करा है उस जगह से, तो अपना हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेम रहेगा। अब रिड्यूस लेवल निकालने के लिए क्या करेंगे, अपन इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो माइनस कितना करेंगे, 134.6 माइनस 1.605, तो अपना कितना जाएगा 132.995। अपना 132.995 जो अपना रिड्यूस लेवल है। रिड्यूस लेवल अपना हमेशा चेंज होगा, लेकिन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तभी चेंज होगा जब अपन उसको शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अब अपनी जो थर्ड रीडिंग है वो आप देख, वो अपन फोर साइड में लेंगे 0.985। इसमें क्या रहेगा, जो अपना हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट रहेगा अभी तो सेम रहेगा, ठीक है।
अभी तो सेम रहेगा, लेकिन जब अपन इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर देंगे तो अपना हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेम रहेगा, तो अपन कितना लेंगे 3.4.6। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेम है भाई अपना, तो अपन क्या करेंगे, अपन इसमें लिख देंगे 0.985, 0.985 प्लस 13, प्लस नहीं सॉरी माइनस होगा, माइनस होगा। ठीक है, ये चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब रिड्यूस लेवल निकालेंगे तो माइनस होगा, जब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे तो प्लस होगा। ठीक है, अपन रिड्यूस लेवल निकालें माइनस होगा, तो 134.6 माइनस 0.985 कितना आ गया, 133.615। ये अपना आ गया रिड्यूस लेवल। अब अपना इंस्ट्रूमेंट थर्ड रीडिंग के बाद 1 2 3 थर्ड रीडिंग के बाद शिफ्ट हो रहा है, आफ्टर द थर्ड रीडिंग, थर्ड रीडिंग के बाद अपना हाइट अपना इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हो रहा है, अपन ने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर दिया, तो अपनी जो सबसे पहली रीडिंग आएगी वो कहाँ आएगी, जो सबसे पहली रीडिंग आएगी वो कहाँ आएगी, वो बैक साइड में आएगी कि नहीं आएगी, तो अपन क्या करेंगे बैक साइड में लिखेंगे सबसे पहली रीडिंग, तो बैक साइड में अपन ने सबसे पहली रीडिंग लिखी। अपना हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज हो जाएगा, लेकिन रेड्यूस लेवल अभी अपना सेम ही रहेगा, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए अपन क्या करते थे प्लस करते थे, तो प्लस करेंगे 133.615 प्लस 2.080, तो अपना आ जाएगा 135.695। ठीक है, ये अपना हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया। अपनी जो फिफ्थ रीडिंग आएगी, जो फिफ्थ रीडिंग है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ रीडिंग अपनी काय में आएगी इंटरमीडिएट साइड में 2.775। ठीक है, अपना हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अभी सेम ही रहेगा 695, लेकिन अपनी रिड्यूस लेवल चेंज हो जाएगी, तो अपनी रिड्यूस लेवल जब अपन माइनस कर देंगे 135.695 माइनस 2.775, तो अपनी आ जाएगी 132.92, 132.92। ठीक है, अपनी जो सिक्स्थ रीडिंग है 1 2 3 4 5 6, सिक्स रीडिंग अपनी कहाँ आएगी फोर साइड में, क्योंकि सिक्स्थ रीडिंग के बाद अपना इंस्ट्रूमेंट फिर से शिफ्ट हो रहा है, इसलिए अपन की जो सिक्स्थ रीडिंग रहेगी वो अपनी क्या आएगी फोर साइड में। तो अपन क्या करेंगे फोर साइड में अपन लेंगे, फोर साइड में अपन लेंगे तो कितनी आ जाएगी अपनी फोर साइड में 1.255। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट रिमेन सेम, तो अपन माइनस कर देंगे दोनों को, तो अपना कितना आ जाएगा 134.44। अब सेवेंथ रीडिंग में अपना इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हो गया इस पे, तो अपन क्या करेंगे इसको बैक साइड पे लेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे, रिड्यूस लेवल रिमेन सेम क्योंकि अपन ने इंस्ट्रूमेंट फिर से शिफ्ट कर दिया है, और जब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे तो अपना कितना आ जाएगा 135.045। ठीक, एट्थ रीडिंग पे चलते हैं। अपनी जो एट्थ रीडिंग आएगी वो कौन सी आएगी, इंटरमीडिएट साइड पे आएगी 1.975। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट रिमेन सेम, रिड्यूस लेवल निकालेंगे तो आएगा 133.07। एंड देन अपनी ये वाली रीडिंग जो है ये अपनी इंटरमीडिएट साइड पे आएगी दोबारा से, तो 1.045। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट रिमेन सेम, दोनों को माइनस कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 13.4.0। अब जो अपनी लास्ट रीडिंग आएगी वो फोर साइड में आएगी, तो 2.685। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट रिमेन सेम, दोनों को माइनस कर देंगे तो 132.36। ये अपनी आ गया, जो अपन ने पूरा एक चार्ट बना लिया। ठीक है, ये अपनी टेबल बन गई एक पूरी। अब ये चेक करने के लिए कि अपन ने टेबल सही बनाई है कि नहीं बनाई है, मैंने पीछे आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, बैक साइड माइनस फोर साइड बराबर लास्ट रीडिंग, लास्ट रिड्यूस लेवल माइनस फर्स्ट रिड्यूस लेवल। तो अपनी बैक साइड का जो अपन ने सफिक्स निकाल है वो अपना पूरा टोटल हो जाएगा मीन। ठीक है, तो अपन टोटल निकालेंगे कितना हो जाएगा 2.215 प्लस 2.
0.805 सॉरी 080 प्लस 0.605 कितना आ जाएगा 4.9। ठीक है 4.9 आ जाएगा। ऐसे ही अपन फोर साइड का निकालेंगे तो अपना 4.925 आ जाएगा। ऐसे अपन ये लास्ट रीडिंग क्या है, रिड्यूस लेवल है अपनी 132.36 एंड फर्स्ट 132.385। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो अपना आ जाएगा -0.025। ऐसे अपन इन दोनों को माइनस कर देंगे तो -0.025 आ जाएगा। अब अपने दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब अपन ने पूरी रीडिंग सही निकाली है। जितनी भी रीडिंग अपन ने निकाली है वो पूरी रीडिंग सही है, अपना यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। ये अपने रिड्यूस लेवल हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से निकाला है। ठीक है, अब इसमें एक और न्यूमेरिकल मैं आपको दिखा देता हूँ, वो न्यूमेरिकल आप लोग खुद करिएगा। और फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो वाला न्यूमेरिकल आपके होमवर्क के लिए रहेगा। ठीक है, ये आपको होमवर्क में सॉल्व करना है, ये ज़्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल है नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ इसे कैसे करना है। द फॉलोइंग रीडिंग कर्व टेकन अलोंग द चेन लाइन एट द कॉमन इंटरवल ऑफ 15 मीटर, रिड्यूस लेवल ऑफ द फर्स्ट पॉइंट इज 208.125। अपन को पहला रिड्यूस लेवल गिवन ही है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं पहला रिड्यूस लेवल अपन को गिवन ही है। अब यहाँ पर अपन को ये गिवन नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट कब चेंज हो रहा है या कब इंस्ट्रूमेंट एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहा है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने में दिक्कत होगी अपन को कि कब प्लस करना है कब रिड्यूस लेवल निकालना है। तो इसमें आपको मैं बहुत ईजी मेथड बताता हूँ। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक लॉजिक लगाना है। देखिए आप जैसे देखेंगे यहाँ पर 0.385 है यहाँ पर 0.385 अपन को गिवन है। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, 0.385 अपन को गिवन है, फिर उसके बाद 1.030 गिवन है, 1.925 गिवन है, 2.825, फिर 3.730, फिर 4.685। अब आपने देखा जब 4.865 के बाद सीधे वैल्यू इतनी गिर गई 0.6825, तो ये कैसे गिरेगी, जब अपन इंस्ट्रूमेंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे, इंस्ट्रूमेंट एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर रख देंगे, तो अपना इंस्ट्रूमेंट की जो अपना लेवल, जब देख सकते हैं जो भी आपकी बैक साइड या इंटरमीडिएट साइड या फोर साइड कुछ भी होगी, तो ये अपना इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गया इधर पे। तो ये अपनी जब इंस्ट्रूमेंट की चेंज हो जाता है, डिस्टेंस चेंज हो जाती है इंस्ट्रूमेंट की, तो जो एक वैल्यू रहती है वो एकदम से गिर जाती है। जैसे देख सकते हैं यहाँ वैल्यू एकदम से गिर गई। तो अपन क्या करेंगे, अब मैं आपको बता देता हूँ, जो जे वैल्यू है वो सबसे पहली वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू वो अपन बैक साइड में लेंगे। उसके बाद ये वाली जो वैल्यूज हैं वो आप देख सकते हैं ये अपन इंटरमीडिएट साइड पे लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अपना इंस्ट्रूमेंट चेंज ही नहीं हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट की डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रही। तो पहला जो इंटरमीडिएट साइड, दूसरा भी इंटरमीडिएट साइड, तीसरा भी इंटरमीडिएट, चौथा भी इंटरमीडिएट, लेकिन जो लास्ट है 4.685, इसके बाद क्या हो रहा है, वैल्यू एकदम से गिर रही। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा अपना फोर्थ साइड में। और उसके बाद 0.6825 आप देख रहे हैं, जब एकदम से वैल्यू गिर रही है तो फिर से आपकी इंस्ट्रूमेंट की डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट चेंज हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट की डिस्टेंस चेंज हो रही है। तो आप क्या करेंगे, ज्वाली वैल्यू उठा के बैक साइड में लिख के दोबारा करेंगे, और फिर आपकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो रहेगा वो चेंज हो जाएगा, रिड्यूस लेवल रिमेन सेम। ठीक है, रिड्यूस लेवल इधर चेंज होता हुआ आएगा, जब आप इनको इंटरमीडिएट लेवल पे रखेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तब सेम रहेगा, रिड्यूस लेवल चेंज होता हुआ आएगा। जैसे ही आप यहाँ पर इस वैल्यू को बैक साइड पे रखेंगे और आपका फिर आपका जो रिड्यूस लेवल रहेगा वो सेम रहेगा, उसके बाद आप दोनों को जब प्लस करेंगे तो आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ज्वाली वैल्यू भी आपकी इंटरमीडिएट, ज्वाली भी इंटरमीडिएट, ये आपकी फोर साइड में रहेगी। ठीक है, लास्ट वैल्यू है, क्योंकि मैंने आपको पूरा न्यूमेरिकल समझा दिया। अब आपका ये होमवर्क है, ये आप सॉल्व करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं ये। इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे राइज एंड फॉल मेथड, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। उससे भी न्यूमेरिकल आते ही आते हैं 10 नंबर के। ये बहुत एक लेंदी न्यूमेरिकल है, इसलिए इसमें से न्यूमेरिकल एग्जाम में आता ही आता है, मैक्सिमम टाइम आया है। ठीक है, 10 नंबर का ही आता है, अगर आप सीख गए तो आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।